वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने शीत युद्ध के नेक्स्ट टॉपिक शीत युद्ध की प्रकृति या नेक्स्ट स्टेप की चर्चा करेंगे। शीत युद्ध की प्रकृति। पूर्व में हमने देखा कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध का क्या आशय बनता है, शीत युद्ध किस प्रकार से उसके लक्षण हैं शीत युद्ध के, और शीत युद्ध में किन किन चीज़ों ने इस प्रकार इम्पैक्ट डाला कि यह युद्ध ना होते हुए भी भयावह युद्ध जैसी स्थिति बन गया। आज हम उन्हीं स्टेप को आगे बढ़ाते हुए शीत युद्ध की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शीत युद्ध की जो प्रकृति थी वो प्रत्यक्ष युद्ध ना होकर या डायरेक्ट युद्ध ना होकर कूटनीतिक युद्ध जैसा था। यानी कि युद्ध जैसी भ्रामक स्थिति हमेशा बनी रहती थी शीत युद्ध के दौरान, जो 1945 से लेकर 1991 तक चला। इसके अंदर क्या था कि डायरेक्ट युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन हमेशा एक युद्ध का वातावरण बना रहा जिसमें ऐसा लगता रहा कि कब युद्ध हो जाए, कब युद्ध हो जाए। इस चीज़ को लेकर सभी देश तनावपूर्ण स्थिति में थे, जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है या थी। शीत युद्ध की प्रकृति जो थी ना, वो कूटनीतिक युद्ध जैसी थी, जिसमें अत्यंत उग्र होने पर, यानी किसके, शीत युद्ध के उग्र होने पर कभी भी सशस्त्र युद्ध में वो तब्दील हो सकती थी। हालांकि उससे विश्व बचा रहा, वो अंत तक नहीं बनी वो स्थिति, लेकिन फिर भी वो स्थिति वैसी थी जिसमें कभी भी युद्ध जैसी स्थिति बन सकती थी, यानी कभी भी युद्ध हो सकता था। शीत युद्ध में रत दोनों ही पक्ष, कौन कौन से पक्ष हैं दोनों, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। दोनों की आइडियोलॉजी भी आप ध्यान रखेंगे। सोवियत संघ की आइडियोलॉजी थी वो साम्यवादी थी, और जो अमेरिका था उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो पूंजीवादी थी। तो शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाते हुए भी, यानी कि दिखावे के तौर पर तो दोनों बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग्स में मिलते थे, उनके बीच में वार्ता भी होती थी, लेकिन क्या है कि शांतिपूर्ण संबंध बनाते हुए भी अंदर से क्या है, शत्रु भाव एक दूसरे के प्रति रखते थे। कौन रखते थे? अमेरिका और सोवियत संघ। ये किसकी प्रकृति थी? शीत युद्ध की प्रकृति थी। यानी कि ऊपर से दिखावे के रूप में तो अच्छे दोस्त के रूप में मिलते थे, लेकिन आंतरिक रूप से दोनों ही देश एक दूसरे के शत्रु थे, यानी शत्रु भाव रखते थे। और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों द्वारा, यानी कि डायरेक्ट युद्ध के अलावा जितने भी जो प्रयास हो सकते हैं दूसरे देश को कमज़ोर करने के, वो सारे प्रयास एक दूसरे द्वारा एक दूसरे के लिए किए जा रहे थे। यानी कि अमेरिका द्वारा सोवियत संघ के प्रति और सोवियत संघ द्वारा अमेरिका के प्रति वो सारे काम किए जा रहे थे, जो युद्ध को छोड़कर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं एक दूसरे देशों को कमज़ोर करने के लिए, वो सारे प्रयास कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है, शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार के लिए सैद्धांतिक विचारधाराओं, मान्यताओं पर बल देते थे, और दूसरे देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए आर्थिक सहायता देते थे। इसके आगे हम देखेंगे जैसे ट्रूमैन सिद्धांत क्या था। जैसे जो अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था थी, वो जो छोटे कमज़ोर राष्ट्र थे उनको आर्थिक सहायता देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। उधर सोवियत संघ अपनी विचारधारा के माध्यम से जो देश कम्युनिस्ट देश थे उनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि धीरे धीरे ही करके पूरा विश्व दो खेमों में विभक्त हो गया, जिसमें अपवाद स्वरूप हम गुटनिरपेक्ष सिद्धांत को भी देखेंगे, जहाँ पर भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने मिलकर एक ऐसी विचारधारा को चलाया जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के रूप में जानते हैं, या फिर गुटनिरपेक्ष सिद्धांत के रूप में जानते हैं, क्योंकि वो उस ड्यूरेशन की एक ऐसी घटना थी जिसमें दोनों ही सैन्य गुट, यानी कि सैनिक गुट तो बन गए थे। आपने देखा होगा, मैंने पूर्व अध्ययन में आपको पढ़ाया है कि उस समय सैनिक गुट बहुत सारे बने, जैसे नाटो बना, सीटो बना, सेंटो बना, वारसा पैक्ट बना। तो इन सब में सभी देश लगभग लगभग शामिल हो रहे थे। तो उसी ड्यूरेशन में हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति को अपनाते हुए स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन का महत्व समझाया या महत्व दिया।
तो ये जो देश थे या इनसे जुड़ने वाले जो देश थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक बड़ा वैश्विक समूह गुटों में शामिल हो चुका था और युद्ध होने की स्थिति में वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ सकते थे। लेकिन ये वैश्विक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसी के साथ एक महाशक्ति जैसे विघटित हुई तो अमेरिका अपने आप ही सुपर पावर बन गया और शीत युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई। यानी कि सुपरिटिटी साबित करने की जो स्थिति थी वो समाप्त हो गई, उसी के साथ शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। लेकिन उससे पूर्व में जो ये जो 30 वर्षों 35 वर्षों का जो समय था वो बड़ा ही क्रिटिकल टाइम रहा। इसमें यानी कि ऐसी स्थिति बनी रही कि कभी भी विश्व तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा सकता था। तो हुआ क्या कि ये दोनों ही देश क्या कर रहे थे, आर्थिक सहयोग दे रहे थे छोटे देशों को, जासूसी करवा रहे थे कुछ देशों की, सैनिक हस्तक्षेप कर रहे थे जहाँ कमज़ोर स्थिति है या युद्ध में रत कोई देश है तो वहाँ पर अपने सैनिक भेजकर उनको अपने यानी कि प्रभाव में लेना चाह रहे थे। शस्त्र सप्लाई कर रहे थे, यानी कि बड़े बड़े हथियार सप्लाई कर रहे थे, यानी कि विकासशील देशों को। ये जो देश थे वहाँ किसी न किसी मुद्दे पर हमेशा कुछ न कुछ गृह युद्ध वाली स्थिति या फिर कोई सीमा विवाद ऐसी स्थितियाँ चलती रहती थी। उनका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने शस्त्र बेचना भी अपनी पॉलिसी में शामिल रखा और निशस्त्रीकरण को दरकिनार कर दिया और बड़े बड़े हथियार देशों को मुहैया करवाए। दूसरा, सैनिक गुटबंदियां करने लगे, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करने लगे जिससे कि ये और मजबूत बनते चले जाएं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, शीत युद्ध में वस्तुतः दोनों महाशक्तियों के मध्य सीधे टकराव की क्या थी, अनुपस्थिति थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, यह मानव मस्तिष्क में लड़े जाने वाला युद्ध था, या यह दो देशों के मस्तिष्क में लड़े जाने वाला युद्ध था। इसमें प्रचार एक इम्पोर्टेंट साधन के रूप में उपयोग हुआ, इसमें कूटनीति एक इम्पोर्टेंट साधन के रूप में उपयोग हुआ। इसमें क्या है कि दोनों ही देश वो सारे काम कर रहे थे जो युद्ध के अलावा हो सकते हैं दूसरे देश को कमज़ोर करने के। अगला पॉइंट हम देखेंगे, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति का घोतक है जिसमें न तो पूर्ण शांति की स्थिति थी न पूर्ण युद्ध की स्थिति थी। यानी कि शांति की तो कामना कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा आपको डर लगा रहता था कि किसी न किसी वजह से युद्ध हो सकता है। तो शांति की स्थिति थी नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष युद्ध भी नहीं था। तो मानव मस्तिष्क असमंजस की स्थिति में था, और अन्य देश जो छोटे देश थे वो असमंजस की स्थिति में थे कि वो किस तरीके से अपने स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करें, अपने देश को विकास कार्य में लगाएं, क्योंकि सभी देश, लगभग सभी देश शस्त्रीकरण की होड़ में लग गए थे शीत युद्ध के दौरान। तो ये बहुत उस समय की ऐसी घटनाएं थी जो विश्व पटल पर बहुत लंबे समय तक बनी रहीं। तो मेरे ख्याल से आपको शीत युद्ध की प्रकृति समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम अब उन टॉपिकों को देखेंगे जो उस समय की इम्पोर्टेंट घटनाएं थी। यानी कि जैसे ट्रूमैन सिद्धांत था, जैसे हॉटलाइन एग्रीमेंट था और क्यूबा संकट था। ये सारी घटनाएं इस ड्यूरेशन में हुई। उन घटनाओं को भी देखना इम्पोर्टेंट है जो आपकी एग्ज़ाम में बन सकती हैं। तो उसी हिसाब से हम आगे की अब चर्चा करेंगे। धन्यवाद।